बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिन मौज़ूआत पे मैं बात करूंगा उनमें आपको सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि क्या मियां नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो दुबई से सऊदी अरब जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उनका ये सऊदी अरब का विजिट कितना इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ के साथ जो डील हुई है, अब उस डील के नताइज क्या होंगे ये बताना भी आपको जरूरी है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और खासकर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो और डीजीआई इस टाइम किस बात पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये तीनों नुकात मैं आपके सामने रिस्पेक्टिवली बयान करने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ क्या इस मुल्क के अगले बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की तैयारियों में मसरूफ है। उस सिलसिले में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वो दुबई में थे। दुबई में उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस हुई, अपनी बाकी पार्टी की लीडरशिप से डिस्कशन हुई और लग ये रहा है कि वो पूरी तरह से अपने आप को गियर अप करने की कोशिशों में मसरूफ है। उनका जो सऊदी अरब का विजिट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है दो चीजों के हवाले से। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम जो आईएमएफ का बेल आउट पैकेज लेने में कामयाब हुआ है, इसमें 3 से 4 ममालिक ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरब, यूके, यूएई और चाइना, इन तमाम ममालिक ने पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज दिया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मदद हम उसी सूरत में आपकी करेंगे जब आप अपने हाउस को इन ऑर्डर करेंगे। तो उस इन हाउस को ऑर्डर करने के क्लियर कट मैसेज के नतीजे में पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना रोल प्ले करें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पेरिस में और पेरिस से पहले मुतअद्दिद टेलीफोनिक कॉल्स और आईएमएफ की एमडी से रिक्वेस्ट की। उस एमडी से रिक्वेस्ट करने के नतीजे में आईएमएफ का जो स्टाफ था उसका जो एटीट्यूड था वो जरा थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, लीनियंट हुआ और उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक रास्ता दिया गया। चूंकि आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में याद दहानी करवा दूं कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम था वो एक्सटेंड नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने कोशिश की कि उसको किसी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए और 2 किस्तें जो है वो पाकिस्तान को हासिल हो जाए, लेकिन आईएमएफ ने इससे इनकार कर दिया। फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। आईएमएफ ने इससे भी इनकार किया और कहा कि यह नहीं हो सकता। फिर दोनों साइड्स की बैकग्राउंड में जो डिस्कशंस होती रहीं उसके नतीजे में यह रास्ता निकाला गया और इसमें पहले ब्रेक थ्रू में प्राइम मिनिस्टर का किरदार है। ये जो रास्ता निकालने वाला ब्रेक थ्रू है इसमें इसहाक डार साहब का किरदार है। दोनों ने एक रास्ता आईएमएफ और पाकिस्तान ने निकाला कि ये जो ईएफएफ का प्रोग्राम है इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 30 जून को ये वैसे ही खत्म हो रहा था, और एक फ्रेश आईएमएफ के साथ डील को फाइनलाइज कर लिया जाए। इसमें जो पाकिस्तान की बात नहीं मानी उन्होंने, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं।
पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि $3.5 बिलियन हमें दिए जाए। आईएमएफ ने कहा कि हम आपको $3.5 बिलियन नहीं दे सकते। पाकिस्तान की जो लास्ट ईएफएफ का प्रोग्राम था उसमें कोई $2.6 बिलियन रहते थे। दरमियान में यह बात तय हुई कि एसडीआर के रेट के साथ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं उसको आईएमएफ की लैंग्वेज में, एसडीआर के रेट्स अगेंस्ट यूएस डॉलर तय होते हैं। तो दरमियानी रास्ता यह निकाला गया कि उस टाइम को 2.6-2.7 बिलियन डॉलर्स बनते थे रेट्स। उसको जब देखा गया तो वो कोई $3 बिलियन के लगभग बन रहे थे, जो एसडीआर के राइट्स हैं पाकिस्तान के शेयर के मुताबिक। तो पाकिस्तान को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट का लोन दे दिया गया, लेकिन बैकग्राउंड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूके और चाइना, इन तमाम ममालिक और ईयू के ममालिक, इन तमाम का रोल था। इनके एम्बेसडर से फाइनेंस मिनिस्टर यहां पे मुलाकातें करते रहे। अमेरिकन एम्बेसडर से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई, चाइनीज एम्बेसडर से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई उनकी। उनके बाकी जो यहां पे डिप्लोमेट्स हैं उनसे वो बैकग्राउंड में और पब्लिकली भी उनके साथ मुलाकातें करते रहे। और बेसिकली अल्टीमेटली 30 जून को पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ। अब नवाज शरीफ साहब उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखें कि सऊदी अरब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, दो चीजों के हवाले से, बल्कि तीन चीजों के हवाले से सऊदी अरब का रोल। एक, आईएमएफ को कन्विंस करने में सऊदी अरब का रोल था। एक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 बिलियन की एडिशनल कमिटमेंट लेने में सऊदी, क्योंकि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की कमिटमेंट का मतलब ही यह है कि आपको सऊदीज की बैकिंग हासिल है, उसके बगैर नहीं हो सकता ये। तीसरा, जो उनसे एक कमिटमेंट की हुई है उन्होंने, और अब वो वक्त आ गया है कि उस कमिटमेंट को मटेरियलाइज करें, वो कमिटमेंट है $2 बिलियन की एडिशनल डिपॉजिट। $3 बिलियन के एडिशनल डिपॉजिट पहले ही पाकिस्तान को दिए हुए हैं उन्होंने। उसके अलावा $100 मिलियन की ऑयल फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है, और अब $2 बिलियन के एडिशनल डिपॉजिट्स भी मटेरियलाइज हो जाने की तवक्को है। ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ये विजिट है, ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट है, और इसमें यह तवक्को है कि इस बारे में कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। दूसरी जो हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं वो रिक्वेस्ट है, आपने सुना होगा कि एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है जिसमें 4 आर्मी के जर्नैल भी उसके अंदर शामिल हैं। उनको जल्दी उनका बाय डेजिग्नेशन उनको नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। ये 1 विंडो ऑपरेशन होगा, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के सर्टन आइडेंटिफाइड सेक्टर्स के अंदर गल्फ कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लाई जाए। उन सेक्टर्स की तफसील मैं किसी और टाइम पे आपके सामने रखूंगा। तो इसके बारे में भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं वो सऊदीज को गारंटीज करेंगे कि आप आए। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप आपको गारंटी करती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट के रास्ते में जितनी मुश्किलात हैं उनको खत्म किया जाएगा। तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तैयारी है कि वो अगले इलेक्शन के लिए अपना होमवर्क करने में मसरूफ है कि अगर पाकिस्तान के लोग उनको इलेक्ट करें तो वो दोबारा पाकिस्तान में आकर एक जो 90s में जो काम उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाइयों के नतीजे में वो पूरा नहीं हो सका, अब चांसेस पैदा हो गए हैं कि उस रास्ते पे दोबारा से मुल्क को डाल दिया जाए।
लेकिन यह सारा काम नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क में एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात नहीं की जाती। अभी इस हुकूमत का मैं समझता हूं ये जो आखिरी 40 38 से 39 दिन है, इसमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूडिंग पीटीआई उसमें बातचीत की जाए, उन्हें शामिल किया जाए, उनको एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी के ऊपर हम बात करें, रूल्स ऑफ द गेम की बात करें, टांगे खींचने से परहेज करें, तो शायद कोई बात आगे हो सकती है। मैं आपको बताऊं, इस पे किसी न किसी लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर की जमातें हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। जो पार्लियामेंट से बाहर है और पाकिस्तान की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, आप उससे हजार इख्तलाफ करें, लेकिन पीटीआई के जो अवाम के अंदर जड़े हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप पार्लियामेंट के अंदर जो बैठी हुई जमातें हैं पीडीएम की, सिर्फ उन्हीं से बात ना करें, बल्कि एक ब्रॉडर कंसेंसस की तरफ लेकर जाएं। जो एसआईएफसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो वाकफान हाल या जो लोग, मेरी तो एक्सेस नहीं है वैसे, आर्मी चीफ से या डीजीआई से मुलाकात करते हैं, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में गुफ्तगू करते हैं और बड़े एम्बिशियस हैं इस एसआईएफसी के क्याम से, और वो कह रहे हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि इस पे वन विंडो ऑपरेशन हो और किसी तरह की प्रॉब्लम्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ना हो। लेकिन जनाब, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि फॉरेन इन्वेस्टर उस टाइम तक कंफर्ट जोन में नहीं जा सकता जब तक पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर उसके साथ शामिल नहीं होगा और लोकल इन्वेस्टर को भी फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। तो मेहरबानी करें, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, खासकर आईटी सेक्टर के अंदर, उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन को इंश्योर करें। ब्यूरोक्रेसी को ओवरऑल नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को ठीक नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ अगर आप ये चाहते हैं कि एक आइलैंड बना दिया जाए फॉरेन इन्वेस्टर के लिए और लोकल इन्वेस्टर को इग्नोर किया जाए, ये होगा नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा। एक आइलैंड क्रिएट किया जा सकता है फॉर सर्टेन पीरियड, लेकिन अगर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को के अंदर बुनियादी इस्लाहात कर दें, जो कि मैं समझता हूं डूएबल है, तो ये काम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर देगा। तो आजकल मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लफ्ज हैं ये, मैं कोट एंड कोट, कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाता है, तो सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग मुआशी ब्लैकमेलिंग है। हम उस मुआशी ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, ये स्ट्रैटेजिक डेप्थ से निकलकर खुदा का वास्ता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ अगर आप अपने इस न्यू जोन घोड़े को शिफ्ट कर लें, तो पाकिस्तान की आवाम की भी बेहतरी होगी, उनकी जिंदगी में भी बेहतरी आएगी, और साइज ऑफ द केक जो है वो भी बड़ा हो सकेगा। जब साइज ऑफ द केक बड़ा नहीं होगा तो फिर कोई भी इस्लाहात अपना काम नहीं कर पाएंगी। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।